एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। आज हम यहाँ पे बात करने वाले टाटा एलेक्सी के बारे में। टाटा एलेक्सी जो कि एक मिड कैप आईटी कंपनी है, जो कि डिजिटल और यहाँ पे डिज़ाइन और डिजिटल बेसिकली डिजिटल इंफ्रा जो अपनी आईटी सर्विसेज होती है उसमें उनका बिजनेस होता है। सो इस वीडियो में हम करेंगे टाटा एलेक्सी की एनुअल रिपोर्ट का एनालिसिस और यहाँ पे हम लोग जानेंगे इसके बिजनेस के बारे में, फंडामेंटली एनालिसिस करेंगे, पीयर कंपैरिजंस देखेंगे और यहाँ पे एक जो ब्रेकआउट बन रहा है टेक्निकल चार्ट्स पे उसके बारे में बात करेंगे और एंड में हम हमारा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म टारगेट बताएंगे। चलिए सबसे पहले एक अपडेट दे देते हैं टाटा एलेक्सी के बेसिकली शेयर प्राइस और रिटर्न्स पे। जब हम लोग ने सबसे पहले स्टॉक को स्टार्ट किया था, जब इसका भाव था करीबन यहाँ पे 2000 रुपये, कोविड-19 के बीच में लगभग हमने स्टार्ट किया था इसको। उसके बाद लास्ट क्वार्टर में जब हम लोग ने यानी मतलब क्वार्टर 4 की अगर अपन बात करें, क्वार्टर 4 या फिर क्वार्टर 3 की अगर अपन बात करते हैं तो तब हम लोग ने जब इसको स्टार्ट किया था क्वार्टर 3 रिजल्ट्स के टाइम पे, तब इसका जो भाव था वो लगभग यहाँ पे 3000 के लगभग हम लोग ने वापस एक कवरेज स्टार्ट किया था। सो तब से लेके अभी तक यहाँ पे एक शानदार मल्टी बैगर गेन्स देखने को मिले हैं। तो स्टॉक ने काफ़ी तेज़ी दिखाई है और उसके बाद कल भी हम लोग ने यहाँ पे टेलीग्राम पे यहाँ पे डाला था, जब इसका भाव लगभग 44 रुपये के लगभग चल रहा था और जो अगर आप देखोगे तो आज वापस एक अच्छी खासी रैली यहाँ पे देखने को मिली है। सो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता सकता हूँ कि टाटा एलेक्सी कल भी महंगा था, आज भी महंगा है और कल भी रहेगा। ठीक है, और ये सेम चीज आप है ना अप्लाई कर सकते हो डीमार्ट के लिए। हमेशा बहुत से लोग बोलते हैं कि टाटा एलेक्सी महंगा है, डीमार्ट महंगा है, हमें नेक्स्ट टाटा एलेक्सी चाहिए, नेक्स्ट डीमार्ट चाहिए। हम लोग बोलते हैं आप कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स या फिर जो एग्जिस्टिंग जो मल्टी बैगर्स है ना उसमें भी अगर आप पैसा लगाओगे ना तो आपका पैसा बनेगा ही बनेगा। सेम इसी तरीके से लोगों ने डिक्सन में भी सोचा था, तो वो सारी चीज़ें। बट चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाटा एलेक्सी के एक बिजनेस का ओवरव्यू ले लेते। टाटा एलेक्सी जो बिजनेस करती है वो बेसिकली यहाँ पे डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड करती है। इनकी मेन इंडस्ट्री है ऑटोमेटिव इंडस्ट्री है और दूसरा यहाँ पे जो बेसिकली इंडस्ट्री है हेल्थ केयर, और उसके अलावा मीडिया एंड कम्युनिकेशंस। यहाँ पे 4 इंडस्ट्री में इनका सबसे ज़्यादा फोकस है। ये लोग क्या काम करते हैं बेसिकली, ये मैकेनिकल डिज़ाइन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वैलिडेशन और इस तरह के काम करते हैं। अब इसके अंदर बेसिकली डिज़ाइनिंग भी होती है और बहुत सारी चीज़ें भी होती है। ठीक है, और प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग वगैरह का भी काम किया जाता है और IoT रिलेटेड, क्लाउड मोबिलिटी, वर्चुअल रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो जितने भी आप डिजिटल सर्विसेज सोच सकते हैं ना वो यहाँ पे काम करती है। चलिए, तो ये हम आ गए कंपनी की एनुअल रिपोर्ट पे। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी के रेवेन्यू हाइलाइट्स वगैरह 13%, 43% यहाँ पे YoY ग्रोथ है, EPS वगैरह वो सारी चीज़ें दिखाई है। बुक वैल्यू जो लगभग यहाँ पे 217 रुपये पर शेयर बताया गया है। ठीक है, बुक वैल्यू मतलब क्या हो गया, नेट एसेट्स वैल्यू पर शेयर। नेटवर्थ को जब आप यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे डिवाइड करते हो तो यहाँ पे अपना NAV आ जाता है। चलिए चेयरमैन के कॉमेंट्स देख लेते हैं। ओवरऑल यहाँ पे जो है कि यहाँ पे जो कॉमेंट्स है वो यहाँ पे इनके पॉजिटिव है। इनको लगातार बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे अवार्ड्स वगैरह भी मिले थे। अच्छा, इनके एक डिवीजन ने बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करी थी वो लास्ट टाइम पे, वो था इनका ऑटोमेटिव, और इसलिए कंपनी ने यहाँ पे यूज़ किया है कि हम यहाँ पे एक डिफिकल्ट टाइम से निकले हैं। ठीक है, बिकॉज इनका ऑटोमेटिव जो एक्सपोजर है वो सबसे ज़्यादा है। ये आज भी अपना रेवेन्यू लगभग 10 से 12% रेवेन्यू जो कि इनका टॉप 1 क्लाइंट है उससे लेके आते हैं, जो कि है JLR। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें, और उसके अलावा एक और यहाँ पे जो इनका सेक्टर है वो है बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन। तो कुछ सेक्टर्स इनके बहुत ज़्यादा यहाँ पे हिट हो गए थे और उसमें से अगर अपन देखेंगे मीडिया एंड कम्युनिकेशन भी थोड़ा बहुत हिट हुआ था। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पे जो कमेंट्स है वो बहुत ही नैरेटिव है, उनमें कुछ यहाँ पे ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे जो कंपनी के ये जो NG सुब्रमण्यम है, ये चेयरमैन है। उसके बाद अगर आप बात करें कंपनी के जो डायरेक्टर है वो मनोज राघवन है। सो बेसिकली ये जो कि है पूरा जो बोर्ड है या फिर पूरा जो मैनेजमेंट है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक्सपीरियंसड है। फिर डिज़ाइन डिजिटल जैसे मैंने आपको बताया, मोबिलिटी, IoT, इंटेलिजेंस वगैरह, तो ये सारे काम करती है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके अंदर बहुत सारी तरह तरह की चीज़ें भी होती है। सबसे पहले अपन बात करते हैं, इनका एक डिवीजन है इंडस्ट्रियल डिज़ाइन एंड विजुअलाइजेशन। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब कार्स वगैरह जो होती है ना, उसके अंदर डिज़ाइनिंग वगैरह का काम किया जाता है। इसके अंदर अब यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली अभी कार के अंदर अगर आपको यहाँ पे TV लगवाना है, कार के अंदर अगर कोई सॉफ्टवेयर डालना है, तो बेसिकली ये वाला जो बिजनेस है ये यहाँ पे आता है और ये काम यहाँ पे JLR को ये टाटा एलेक्सी करके देती है। वहीं पे जैसे अगर अपन देखेंगे तो डिश टीवी के लिए यहाँ पे ऑर्बिट एक द न्यू यूजर इंटरफेस डेवलप करने का यहाँ पे इनको राइट्स मिला है। बेसिकली मैं आपको एक एग्जांपल भी दे सकता हूँ, अमेजॉन के अंदर जो ऐप लगती है, अपने अमेजॉन प्राइम के अंदर जो OTT ऐप है वो भी ये लोग डेवलप करके देते हैं। सो इस तरीके से यहाँ पे ये काम होता है। उसके अलावा यहाँ पे तरह तरह के और डिजाइनिंग का काम में और क्या क्या हो सकता है, जैसे अभी ये सनफीस्ट का है, जो कि इन लोग ने क्या किया था, इनके बिस्किट को जो डिजाइन करना होता है वो काम ये लोग करके देते हैं।
सो बेसिकली ब्रांडिंग वगैरह का भी यहाँ पे काम किया जाता है। उसके बाद हेल्थ केयर के अंदर ये लोग क्या करते हैं, बेसिकली ये तरह तरह की जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है उनको यहाँ पे अपने जो प्रोडक्ट्स है उनके अंदर यहाँ पे टेक्नोलॉजी सर्विस देने का काम करते हैं। उसके बाद अगर अपन देखेंगे इनके कुछ यहाँ पे की जो है बेसिकली ग्लोबल इंजीनियरिंग सर्विस पार्टनर इनको एक जगह सेलेक्ट किया गया है। उसके बाद यहाँ पे रिस्क एश्योरेंस बिजनेस मॉडल यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंपनी ने लॉन्च किया है फॉर यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए। तो ये इनका एक और हो गया। फिर मीडिया एंड ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशंस के अंदर बेसिकली ये लोग क्या डेवलप करते हैं, यहाँ पे ये लोग सॉफ्टवेयर्स वगैरह बनाते हैं ओटीटी के लिए। ओटीटी बेसिकली यहाँ पे क्या हो गया, अपना जो अमेजॉन प्राइम और नेटफ्लिक्स वगैरह हो गया ना, उनके लिए लोग सॉफ्टवेयर्स और यहाँ पे यूआई डिजाइन वगैरह डेवलप करने का काम करते हैं। सो जस्ट लाइक अ सिमिलर बिजनेस टू इंटेलेक्ट डिजाइन, हैप्पीएस्ट माइंड या फिर एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज। तो इस तरीका का इनका जो मोटा मोटी ये बिजनेस है। फिर यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के अंदर अब ये लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर ये लोग इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, और जो कि बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप क्या कर रहे हो कि यहाँ पे जो टेस्टिंग और यहाँ पे व्हीकल प्रोग्राम मैनेजमेंट क्या हो गया, बेसिकली मान लीजिए मैं ट्रांसपोर्टेशन कंपनी हूँ, मान लीजिए ब्लू डार्ट है या, ठीक है, तो ब्लू डार्ट के कौन से व्हीकल्स किधर कहाँ कहाँ चल रहे हैं, ये पूरा व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पे ये लोग प्रोवाइड करके देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये लोग तरह तरह के ओईएम्स और सप्लायर्स से भी यहाँ पे काम करते हैं, उनके साथ भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक और सॉफ्टवेयर डेवलप करने का काम करते हैं। ओईएम मतलब क्या हो गया, मान लीजिए अपना एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि सोनी है। सोनी अभी क्या करता होगा कि उनकी जो कुछ यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम्स है बेसिकली वो अपने यहाँ पे कार्स के अंदर लगते हैं। तो सोनी के अंदर यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर वगैरह यूज होगा आपके कार सिस्टम्स के अंदर, म्यूजिक सिस्टम के अंदर, तो वो यहाँ पे ओईएम को यहाँ पे ये प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी तरीके का एक काम है, तो ये लोग करते हैं। फिर सिस्टम इंटीग्रेशन बेसिकली क्या करता है, तो यहाँ पे रोबोटिक्स, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, वर्चुअल रियलिटी और 3D प्रिंटिंग वगैरह की सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। सो बेसिकली बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाला यहाँ पे काम है, और बहुत ही है ना नीशे बिजनेस है ये लोग, मतलब बहुत ही मतलब है ना यूनिक बिजनेस के अंदर ये लोग काम करते हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिकली एनुअल रिपोर्ट में अपन ने ये देख लिया। उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, तो यहाँ पे आता है रिव्यू ऑफ ऑपरेशंस। बेसिकली इनका जो रिव्यू ऑफ ऑपरेशंस के अंदर आपको क्या क्या पता पड़ेगा कि कौन कौन से बिजनेस यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में चले गए थे। देखो, एक तो इन लोग ने क्या बोला था, जियोपॉलिटिकल टेंशन, फॉरेन एक्सचेंज वोलेटिलिटी वगैरह, इस तरह की यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में चली गई थी। बट ओवरऑल यहाँ पे जब रिकवरी देखने को मिली, इमर्जिंग मार्केट्स में फास्टर वैक्सीनेशन के कारण यहाँ पे एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। बाकी कंपनी बोल रही है वी एक्सपेक्ट दिस ग्रोथ टू इंटेंसिफाई इन कमिंग मंथ्स रिजल्टिंग इन ग्लोबल इकोनॉमिक बेसिकली नॉर्मलाइजेशन। उसके बाद इनको बेसिकली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो एक ER&D जो होता है बेसिकली एक डिवीजन होता है, उसके अंदर जो यहाँ पे अगर आप देखोगे एंटरप्राइज रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला जो है, उसकी यहाँ पे CAGR ग्रोथ जो मानी जा रही है 11% की मानी जा रही है। इसके अंदर अब क्या हुआ कि इनके जो मैन्युफैक्चरिंग वाले क्लाइंट्स थे, एरोस्पेस, ऑटोमेटिव और इंडस्ट्रियल वाले, वो उनकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिली। वहीं पर कंपनी का जो प्रायोरिटी है वो है 5G और डिजिटल थ्रेड और सस्टेनेबल इंजीनियरिंग के अंदर है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो इनके कुछ यहाँ पे प्रोडक्ट्स है जिनका यहाँ पे अडॉप्शन बहुत ज़्यादा हुआ है, जैसे कि टेलीएक्स वगैरह है, इंटेलिजेंट वर्क स्पेसेस, कॉन्टैक्ट लाइक कॉमर्स, और इस तरह के यहाँ पे जो काम है ये सबसे ज़्यादा चले हैं। वहीं पे अगर आप देखोगे सबसे ज़्यादा जो इनका फोकस रहता है हमेशा ऑटोमेटिव इंडस्ट्री पे रहता है, जहाँ पे अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवरऑल यहाँ पे जो ऑटोमेटिव इंडस्ट्री है उसको यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एक अच्छी खासी यहाँ पे रिवाइवल देखने को मिल सकता है। बट अभी भी यहाँ पे सेमीकंडक्टर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, ये कंपनीज यहाँ पे जो टाटा एलेक्सी है, सेमीकंडक्टर वाली जो कंपनीज है उनको भी टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइड करने का काम करती है। तो वहीं पे जो कंपनी ने एक और जो यहाँ पे फोकस बताया कि क्लाइंट कंसंट्रेशन जो है वो हम लोग यहाँ पे लगातार रिड्यूस कर रहे हैं। टाटा एलेक्सी में हमेशा से एक प्रॉब्लम रही है कि क्लाइंट कंसंट्रेशन की। अगर आप देखोगे यहाँ पे जो द कंट्रीब्यूशन ऑफ द टॉप क्लाइंट जो कि JLR है, उसका यहाँ पे 16% से अब बेसिकली रेवेन्यू का शेयर 11% पे हो गया है। वहीं पे टॉप 5 का क्लाइंट्स भी यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे कम होता हुआ देखने को मिला है। बाकी अगर आप देखोगे क्लाइंट डाइवर्सिफिकेशन आज भी कैसा है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, अभी भी यहाँ पे टॉप 10 क्लाइंट से लगभग 46% का रेवेन्यू कंपनी यहाँ पे डिराइव करती है। सो यहाँ पे अपन JLR और ऑटोमेटिव इंडस्ट्री पे सबसे ज्यादा यहाँ पे अपन है ना बेसिकली अगर आप देखोगे तो निर्भर करते हैं। उसके बाद ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन, यूरोप और अमेरिका से सबसे ज्यादा बिजनेस आता है, और उसके बाद इंडिया से आता है, फिर बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आता है। अच्छा, अब यहाँ पे इनके बिजनेस के अंदर क्या क्या सेगमेंट्स है, तो मैं आपको बता दूं, ये इंडस्ट्री आउटलुक है जो कि मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस होता है। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि ओवरऑल यहाँ पे इंडस्ट्री का यहाँ पे आउटलुक यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ओवरऑल इंडस्ट्री का आउटलुक क्या है, डबल डिजिट ग्रोथ, यहाँ पे लगभग 10 to 15% की यहाँ पे ग्रोथ यहाँ पे देखी जा रही है।
ठीक है। अगर आप देखोगे मीडिया एंड कम्युनिकेशंस वाला जो सेक्टर है, बेसिकली ये जो अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म वाला है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा यहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। ठीक है, जहाँ पे कंपनी बोल रही है कि ओटीटी का यहाँ पे अडॉप्शन और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और ओटीटी और ये वाला जो बिजनेस है ये आपको भी पता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा आने वाले टाइम में बढ़ने वाला है। उसके बाद यहाँ पे हेल्थ केयर के अंदर भी इनका काम है, तो हेल्थ केयर के अंदर जो ग्रोथ देखने को मिली लगभग अगर आप देखोगे लास्ट क्वार्टर में भी 80% की ग्रोथ देखने को मिली वाई बेसिस पे। सो हेल्थ केयर का जो ट्रेंड है, हेल्थ केयर टेक के अंदर अभी बहुत ज़्यादा ग्रोथ और बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अगर अपन देखेंगे तो जैसे अपना बैंकिंग सेक्टर जो है ना, बैंकिंग सेक्टर में कितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, ठीक है ना, बट अगर आप कभी हॉस्पिटल गए हो और हेल्थ केयर में अगर आप देखोगे तो बहुत कम टेक्नोलॉजी है, मतलब अपन वही पर्ची वगैरह कटाते हैं और वही सारा काम हो अभी भी मतलब ट्रेडिशनल मैनर में। तो उस हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर आज भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अभी जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल यहाँ पे हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं या फिर बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज कर रही है, वैसे ही आने वाले टाइम में मेरे को क्या लगता है T2 और T3 सिटीज़ में जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है उसके अंदर एक यहाँ पे टेक्नोलॉजी अडॉप्शन देखने को मिलेगा, और उसका फायदा यहाँ पे टाटा एलेक्सी जैसी कंपनीज को होगा। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो ये वाला भी बिजनेस है। अच्छा, उसके बाद इनके जो टोटल ऑपरेशंस है, जो अगर आप बिजनेस सेगमेंट देखते हो तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड सर्विसेज का काम है और सिस्टम इंटीग्रेशन एंड सपोर्ट। तो देखिए मतलब एक काम होता है सॉफ्टवेयर जहाँ पे डेवलप वगैरह किया जाता है, ठीक है, और दूसरा काम होता है उसी सॉफ्टवेयर जो डेवलप्ड सॉफ्टवेयर है उसके लिए यहाँ पे बेसिकली सपोर्ट सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड की जाती है। अब इसके अंदर क्या क्या हो गया, एक एम्बेडेड प्रोडक्ट डिजाइन का यहाँ पे हो गया, बेसिकली इसके अंदर न्यू प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट किया जाता है। तो ये वाले एक अच्छी खासी यहाँ पे बिजनेस है। उसके बाद यहाँ पे जो एक और बिजनेस है अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे एक और पहले मैं बात कर लूँ, अब जो ये वाला बिजनेस है ईपीडी वाला, इसके अंदर डिजिटल इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईओटी वाला काम होता है। अच्छा, इसमें मेन सेक्टर इनका ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर भी ER&D वाला जो ये वाला काम करते हैं ये लोग। अच्छा, इसके बाद अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे हेल्थ केयर है, फिर यहाँ पे एक और जो यहाँ पे जो दूसरा सेगमेंट है, डिवीजन है, जिसको अपन बोलते हैं इंडस्ट्रियल डिजाइन एंड विजुअलाइजेशन, जिसको मैंने आपको समझाया था कि बेसिकली प्रोडक्ट डिजाइन एंड विजुअलाइजेशन का काम होता है। ठीक है, फिर वहाँ पे एक और है जो सिस्टम इंटीग्रेशन एंड सपोर्ट का काम किया जाता है। ठीक है, तो ये ओवरऑल यहाँ पे आप यहाँ पे इसको डीप में पढ़ोगे तो यहाँ पे ओवरऑल वही चीज़ें हैं जिसमें मैंने आपको यहाँ पे बताया कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो सकती है। अच्छा, अब यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स को अगर अपन देखें तो बेसिकली यहाँ पे जो कंपनी की डेप्ट है वो बहुत कम है। अगर आप देखोगे जो अभी जो डेप्ट लिया गया है वो बेसिकली 10,000 जो है ये लैक्स के अंदर है। ठीक है, 10,000 लैक्स का इनका डेप्ट है, बट वहीं पे अगर करंट लाइबिलिटीज़ भी अगर आप देखते हो तो 26,000 लैक्स की है। बट वहीं पे जो कंपनी के पास कैश बैलेंस पड़ा है, अगर अपन देखेंगे जो कंपनी के पास कैश बैलेंस है वो 10,000 लैक्स का है और 75,000 लैक्स का बैंक बैलेंस है। 85,000 लैक्स का अगर अपन ओवरऑल देखें तो यहाँ पे कंपनी के पास यहाँ पे कैश पड़ा हुआ है, और वहीं पे अगेंस्ट में कंपनी के पास लाइबिलिटीज है वो बहुत कम है। सो ओवरऑल आप यहाँ पे कह सकते हो कंपनी नेट डेट फ्री है। उसके बाद वहीं पे अगर आप कंपनी की नेटवर्थ जानना चाहते हो तो कंपनी की जो नेटवर्थ है वो 1,35,000 लैक्स की है। सो दिस विल आपको इससे आइडिया लग जाएगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आप देख सकते हो एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली थी। वहीं पे जो पैट के अंदर ग्रोथ है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ चेंजर इन इक्विटी वगैरह आता है और अदर चीज़ें आती है। और फिर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस आप देख सकते हो, जहाँ पे अपन सबसे ज़्यादा फोकस रखते हैं यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम, यहाँ पे जो ऑपरेशन से जो कैश फ्लोज आता है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस रहता है। उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से क्या क्या फोकस है, तो अभी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ नेगेटिव है। इसका मतलब कंपनी ने अपनी कुछ एसेट्स वगैरह को यहाँ पे कैपिटलाइज मतलब है ना बेसिकली मोनेटाइज किया है। वहीं पे अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी ने फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से क्या किया है, बेसिकली अपना यहाँ पे नेगेटिव है, तो मतलब यहाँ पे डेप्ट वगैरह का रीपेमेंट किया है। अब अपन एक बार देख लेते हैं सेगमेंट हाइलाइट्स। सेगमेंट यहाँ पे जो होता है, तो यहाँ पे जो कंपनी ने मतलब दो सेगमेंट बता रखे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो आता है बेसिकली डेवलपमेंट एंड सर्विसेज से आता है, और दूसरा फिर आपको ऑब्वियसली पता है कि यहाँ पे सपोर्ट और डिज़ाइन वाले सर्विसेज से आता है। तो ये एक मोटा मोटी एनुअल रिपोर्ट का एनालिसिस हो गया। बट यहाँ पे अपन थोड़ी और चीज़ें देखते हैं, थोड़ी बहुत और चीज़ें, मतलब क्या हो गया, तो ये अपना Q1 का जो बेसिकली यहाँ पे हाईलाइट्स है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। अच्छा, Q1 के जो रिजल्ट थे ना वो सिंगल डिजिट में Q-on-Q ग्रोथ देखने को मिली थी, ठीक है, सिंगल डिजिट के अंदर, और डबल डिजिट के अंदर YoY बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिली थी। ओवरऑल ये सारी चीज़ें, और वहीं पे टाटा एलेक्सी को यहाँ पे बहुत सारे तरह तरह के अवार्ड्स मिले, जिसमें से सबसे बड़ा अवार्ड नास्कॉम ने दिया इनको 2-3 कैटेगरीज के अंदर। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो एक डिवीजन है ईपीडी वाला, उसके अंदर जो रेवेन्यू है वो 7.5% से यहाँ पे Q-on-Q बेसिस पे ग्रोथ हुआ है, जो कंपनी का सबसे बड़ा डिवीजन है, और 31% से YoY बेसिस पे हुआ है। और वहीं पे जो इंडस्ट्रियल डिजाइन एंड विजुअलाइजेशन वाला है, जो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग की तरफ है, वो जो बिजनेस है 13% से ग्रो हुआ है और 132% से YoY बेसिस पे हुआ है। अभी की डील विंस क्या क्या है यहाँ पे बेसिकली, अब यहाँ पे OTT से लेके हेल्थ केयर वाली जो इंडस्ट्री है सभी ने इन लोग को बहुत सारे तरह तरह के अवार्ड्स दिए हैं। ठीक है, अवार्ड्स क्या, सॉरी, डील्स दी है। और वहीं पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर अपन देखें फाइनेंशियल समरी भी आप यहाँ पे देख सकते हो, इबिटा मार्जिन्स वगैरह भी यहाँ पे आप देख सकते हो। सो यहाँ पे इबिटा मार्जिन्स बेसिकली थोड़े बहुत इंपैक्ट होते हुए दिखाई दिए, और Q1 हमेशा एक IT कंपनी के लिए यहाँ पे म्यूटेड रहता है। सो वो यहाँ पे आप देख सकते हो।
अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ऑपरेटिंग रेवेन्यूज़ वगैरह और पैट मार्जिन की बात यहाँ पे कंपनी ने करी है। सो यहाँ पे एक अच्छी खासी यहाँ पे जो बेसिकली है, कुल मिला के क्या हुआ है कि क्वार्टर वन की जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे वाई ओ वाई बेसिस पे तो अच्छी थी और क्यू ऑन क्यू बेसिस पे खराब थी। ठीक है, अगर अपन ऑपरेशनल टर्म्स की बात करते हैं तो ठीक है, तो ये है। उसके बाद यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि रेवेन्यू फ्रॉम सेगमेंट्स कौन से है, तो ईपीडी से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है, फिर आईडीवी और यहाँ पे जो एसआईएस से आता है वो थोड़ा बहुत आता है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टॉप 5 क्लाइंट्स और वो सब क्लाइंट कंसंट्रेशन है, जोग्राफी के बारे में बताया, एम्प्लॉय मैट्रिक्स वगैरह के बारे में बताया। ठीक है, इसके बाद इनकी जो कुछ इंडस्ट्रीज है, अगर आप देखोगे ट्रांसपोर्टेशन के अंदर अभी भी यहाँ पे बहुत कम ग्रोथ है, मीडिया एंड कम्युनिकेशंस के अंदर अच्छी खासी ग्रोथ है और हेल्थ केयर के अंदर बहुत बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। ठीक है, तो ये सारा काम हो गया। और फिर जो मैंने आपको बताया सेमीकंडक्टर वाला, ये उसके बारे में बताया गया है। कुछ रेशोज़ की बात करें, अगर ये इसका पी देखें तो 66 के पी पे ट्रेड होता है। वहीं पे अगर अपन देखें ईवी टू इबिटा रेशो 45 का है, प्राइस टू बुक रेशो 21 का है, बहुत ज़्यादा अगर आप देखोगे वैल्यूएशन के टर्म में काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, वहीं पे पीजी रेशो भी 3 का है, ओपीएम और वो सब तो आप ठीक है देख सकते हो, और आरओसी यहाँ पे 40% का और आरओई 30% का है, तो दैट इज़ वेरी वेरी हेल्दी। ठीक है, अगर अपन पी रेशो की भी हिस्ट्री देखते हैं कंपनी की, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टीप यहाँ पे गेन देखने को मिला है, मतलब 50 का पी लगभग यहाँ पे अभी आ गया है। और ये बेसिकली यहाँ पे है ना, बेसिकली ये इसके पीछे जो सिंपल रीजन था वो कोविड-19 का था। ठीक है, कोविड-19 के कारण यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो पी है ये इसलिए ज़्यादा बढ़ गया था बिकॉज टेक्नोलॉजी अडॉप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अभी अगर अपन हैप्पीएस्ट माइंड से कंपेयर करते हैं तो हैप्पीएस्ट माइंड 134 के पी पे ट्रेड हो रहा है। ठीक है, और वहीं पे अगर आप उसका प्राइस टू बुक रेशियो वगैरह भी देखोगे तो बहुत ज़्यादा है। वहीं पे अगर अपन एल&टी टेक्नोलॉजी से इससे कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे क्या हो रहा है वो भी देख लेते हैं। तो एल&टी टेक्नोलॉजी का पी थोड़ा कम है। ठीक है, और उनका प्राइस टू बुक रेशो भी कम है और ईवी टू इबिटा रेशो यहाँ पे ज़्यादा है। तो बेसिकली आप यहाँ पे कह सकते हो कि यहाँ पे हैप्पीएस्ट माइंड से यहाँ पे कम वैल्यू पे ट्रेड हो रहा है और एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज से ज़्यादा पे ट्रेड हो रहा है। मैं इसी से कंपेयर करूँगा, मैं इंटेलेक्ट डिज़ाइन या फिर किसी और मिड कैप आई टी कंपनी से कंपेयर नहीं करूँगा। अच्छा, शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, यहाँ पे जो प्रमोटर्स है वो बेसिकली टाटाज हैं, तो वो उनका जो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो बहुत स्टेबल है। अच्छा, एफआईआईज ने अपना स्टेक कम किया है और वहीं पे डीआईएज ने अपना स्टेक बढ़ाया है, जो कि मैं हर बार बोलता हूँ कि इन पे अपने को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। तो अब अपन यहाँ पे आ जाते हैं अपने ब्रेकआउट और इसके बारे में, यहाँ पे क्या ब्रेकआउट ट्रेड देखने को मिल सकता है। आज जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था 4500 का, उसे तोड़ा है और 4770 का एक रेजिस्टेंस भी था जिसको यहाँ पे बिल्कुल लगभग कंपनी ने वहाँ तक अपना हाई बनाया है और उसके बाद से वापस एक रिवर्सल दिया था और लगभग 4700 के ऊपर बंद हुआ था। अभी यही रेजिस्टेंस है अपना लिए 4770 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, मतलब कुल मिला के आप कह सकते हो 4800 अपने को क्रॉस करना पड़ेगा। अगर वहीं पे सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे सपोर्ट जो है वो 4300 और 4000 रुपये का है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आज वॉल्यूम गेन्स देखने को मिला है। अगर आप यहाँ पे देखोगे नीचे चार्ट में यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम गेन देखने को मिला है और इस तरीके के वॉल्यूम गेन्स पहले भी यहाँ पे देखने को मिले थे और लगभग हर वॉल्यूम गेन के बाद एक अच्छी खासी रैली आई थी। अभी भी यहाँ पे एक अच्छी खासी ब्रेकआउट इसलिए बन रहा है, अगर आप देखोगे एकदम से यहाँ पे बहुत बड़ी कैंडल बन रही है। और अगर अपन इसे थोड़ा और यहाँ पे 1 साल का भी चार्ट लेते हैं तो यहाँ पे लगातार ये हायर हाई हायर लो बनाते हुए यहाँ पे अब ये चार्ट अलग अलग ब्रेकआउट जोन में चला गया है। अब इसके बाद यहाँ पे एक अच्छी खासी यहाँ पे एक ना थोड़ी बहुत अपने 4800 के लगभग यहाँ पे बेसिकली वो आएगा, रेंज बाउंड ट्रेड देखने को मिलेगा। बट उसके बाद यहाँ पे एक अपने को 5000 रुपये और यहाँ पे 5250 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो अब यहाँ पे अभी एक जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये कि अपनी बाइंग रेंज वगैरह क्या रहेगी। तो बाइंग रेंज ये अभी अपने 1 महीने का चार्ट है, तो 4300 और 4000 जो वाला जो रेंज है बेसिकली वो अपना यहाँ पे सपोर्ट जोन होगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्या करना चाहिए, देखो अब ये स्टॉक तो बहुत बड़ा है तो हमेशा स्टैगर्ड बाइंग करेंगे, छोटी छोटी क्वांटिटी छोटे छोटे भाव पे खरीदे, मतलब है ना, हर भाव पे खरीदेंगे। कुछ क्वांटिटी आप यहाँ पे 4700 के लगभग खरीद लो। ठीक है, और 4800 के लेवल्स क्रॉस करने का वेट करो। ठीक है, तो ये आप वेट कर लीजिए। अगर यहाँ पे अपना स्टॉक उल्टा मूवमेंट देता है तो अपन नेक्स्ट बाइंग कब करेंगे, यहाँ पे 4400 पे करेंगे। उसके बाद जो अगर अपन नेक्स्ट बाइंग कब करेंगे तो 4000 पे करेंगे। अपन हमेशा यहाँ पे कम क्वांटिटी ही खरीदेंगे ताकि क्या होगा, अपने को एक साथ यहाँ पे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। और कल को अगर ऊपर बढ़ता है 4800 का लेवल क्रॉस करता है तो अपन यहाँ पे फ्रेश बाय करेंगे और फिर शॉर्ट टर्म के लिए जो बाइंग रहेगी अपनी यहाँ पे 5000 रुपये के टारगेट्स के लिए रहेगी। ओवरऑल मैं आपको बता दूँ कि Q2 रिजल्ट तो अच्छे होंगे कंपेरेटिवली Q1 से। सो यहाँ पे एक अच्छी खासी यहाँ पे रैली देखने को मिल सकती है। ओवरऑल मैं यहाँ पे स्टॉक को कहाँ देखता हूँ तो यहाँ पे जो मेरा टारगेट मैंने आपको बताया, पहला जो टारगेट है वो 5000 रुपये का है। उसके बाद यहाँ पे जो T2 मेरा जो टारगेट है 5250 और देन आई सी इट एज 5400 और 5700। ये जो टारगेट्स है बेसिकली नीचे वाले ये दोनों हमें लॉन्गर टाइम फ्रेम के, मतलब साल भर से 6 महीने के। बाकी एक जो अभी शॉर्ट टर्म का टारगेट है वो 5000 का रहेगा, बट उसके लिए अपने को 4770 का जो आज का हाई था उसे यहाँ पे क्रॉस करना बहुत बहुत जरूरी है। अगर वो क्रॉस होता है तो यहाँ पे एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। तो ये था बेसिकली यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेड जो यहाँ पे देखने को मिल सकता है।
बाकी बाइंग रेंज अभी भी मैं बोलूँगा 4400 से 4700 के बीच में करोगे तो आप यहाँ पे ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। और वैसे भी एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, यहाँ पे आपको कभी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब देखिए, मैं इस स्टॉक में यहाँ पे 4700 पे भी अगर मैं लेता हूँ और वो 4000 भी हो गया तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज मैंने कम क्वांटिटी खरीदी है, तो मैं आराम से जब 4000 आएगा तो वापस ढंग से एवरेज कर सकता हूँ। और किसी को लॉन्ग टर्म के लिए अगर बाय करना और यहाँ पे थोड़ा रिस्क अवर्स है, मतलब ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता है, तो 4000 का जो लेवल है उसके लिए आप वेट करो। अगर उस टाइम आता है तो आप एकदम ब्लाइंड बाय कर सकते हो। 4300 से 4000 वाला जो लेवल है वो एकदम ब्लाइंड बाइंग स्पॉट है, जहाँ पे आप अच्छी खासी यहाँ पे बाय कर सकते हो और लॉन्ग टर्म में आपको ये स्टॉक पैसा बना के देगा ही देगा, ठीक है। तो ये था मेरा एनालिसिस टाटा एलेक्सी पे। और आज हम लोग ने एनुअल रिपोर्ट भी देख ली, मैनेजमेंट कमेंट्स वगैरह, शेयर होल्डिंग पैटर्न, पीयर कंपैरिजंस, टेक्निकल फंडामेंटल, सब चीज़ें हम लोग ने आज एक 20 मिनट के वीडियो में कवर कर ली है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग बहुत सारे तरह तरह के फ्री ट्रेड कॉल्स वगैरह भी डालते रहते हैं और बहुत सारी न्यूज़ वगैरह भी ऑटोमेटेड बेसिस पे अपडेट हो जाती है। थैंक यू सो मच।